प्रिय व्यूअर्स, अनुपम एंटरटेनमेंट क्लासेज में एक बार फिर आपका स्वागत है। तो आज हम लोग हिंदी भाषा के कुछ और प्रश्नों पर चर्चा करेंगे। मंजिल की जुस्तजू में मत फिर दर बदर, बन जा काबिल इतना कि मंजिल तुझे पुकारे। तो चलिए आज हम पहले प्रश्न पर चर्चा कर रहे हैं कि नागरी लिपि का मूल अर्थात प्राचीनतम रूप कहाँ से मिलता है। तो यहाँ आपके सम्मुख दो विकल्प दिए गए हैं। पहला विकल्प है प्रयाग प्रशस्ति में, दूसरा है अशोक के शिलालेखों में। तो देखिए पहला सही है या दूसरा। तो यहाँ जो है ये जो प्रयाग प्रशस्ति है ये गलत है, और ये अशोक के जो शिलालेख हैं इसी में नागरी लिपि का प्राचीनतम रूप मिलता है। कभी कभी ये पूछा जाता है कि अशोक के शिलालेखों की भाषा क्या है, तो वहां जो है पाली को लगाएंगे। दूसरा प्रश्न है देवनागरी लिपि का सर्वप्रथम उल्लेख कहाँ मिलता है। यहां भी आप लोगों के सम्मुख दो विकल्प दिए गए हैं, जिसमें पहला विकल्प है गुजरात के राजा जयभट्ट के एक शिलालेख में, दूसरा अशोक के शिलालेख में। देवनागरी लिपि का सर्वप्रथम उल्लेख कहाँ मिलता है। पहला है गुजरात के राजा जयभट्ट के एक शिलालेख में, दूसरा है अशोक के शिलालेख में। तो अनुमान लगाइए कौन सा सही होगा। पहला बिल्कुल सही है और दूसरा गलत है। तो गुजरात के राजा जयभट्ट के एक शिलालेख में 7वीं-8वीं शताब्दी में सबसे पहले देवनागरी लिपि के प्रमाण मिलते हैं। फिर अगला प्रश्न है नागरी लिपि का उद्भव कब हुआ था। अब देखिए नागरी लिपि का उद्भव, इसका सीधा उत्तर दिया गया है कि 8वीं-9वीं शताब्दी के बीच हुआ था। लेकिन अगर प्रमाण पूछेगा तो हम वहां 7वीं और 8वीं शताब्दी लिखेंगे। सबसे पहला प्रमाण 7वीं-8वीं शताब्दी में गुजरात के राजा जयभट्ट के एक शिलालेख में मिलता है। लेकिन अगर ये प्रश्न उठेगा कि नागरी लिपि का उद्भव, देवनागरी लिपि का उद्भव, तो 8वीं-9वीं शताब्दी के बीच, जबकि प्रारंभ 7वीं-8वीं शताब्दी के बीच। तो यहाँ ये ध्यान देने योग्य बातें हैं, इसको ध्यान दीजिएगा। और आधुनिक देवनागरी का विकास, यदि यह प्रश्न बना दिया कि आधुनिक देवनागरी का विकास कब हुआ, तो यहाँ कुछ और शताब्दी आगे हम जाएंगे। 10वीं से 12वीं शताब्दी के बीच आधुनिक देवनागरी लिपि का विकास हुआ, जिसे हम आधुनिक देवनागरी लिपि कहेंगे। तो वह 10वीं से 12वीं शताब्दी के बीच हुआ। चलिए अगला प्रश्न, इसे अर्थात नागरी लिपि को गधे की होठ वाली लिपि किसने कहा। यह महत्वपूर्ण प्रश्न है, यह अक्सर रिपीट करता है, दोहराता है, इसलिए जो है इसको ध्यान देंगे। देखिए जो प्रश्न है जो बार बार पूछते हैं वह जो है परीक्षा में गलत ना होने पाए। नहीं तो जो आसान प्रश्न गलत होता है तो हम जो है कंपटीशन से बाहर होने की कगार पे धीरे धीरे पहुंच जाते हैं। तो इसलिए जो सामान्य प्रश्न है जो सभी लोगों का सही होता है, तो आपका भी सही होना चाहिए। तो ऐसा ही प्रश्न है कि नागरी लिपि को गधे की होठ वाली लिपि, गधे की होठ वाली लिपि, यह जो है ब्राह्मी लिपि है या खरोष्ठी लिपि है। मतलब गधे की होठ वाली लिपि का संबंध किससे है, तो ये ब्राह्मी लिपि और खरोष्ठी लिपि। तो पहला वाला गलत है विकल्प, दूसरा विकल्प बी सही है, खरोष्ठी लिपि। यानी गधे की होठ वाली लिपि किसे कहते हैं, घुमाकर भी प्रश्न पूछ सकता है, तो खरोष्ठी लिपि। इसको पुनः दोहरा दे रहे हैं कि ब्राह्मी लिपि बाएं से दाएं लिखी जाती है और खरोष्ठी लिपि दाएं से बाएं लिखी जाती है। अगला प्रश्न है लिपि का सर्वप्रथम उल्लेख कहाँ मिलता है। तो लिपि का सबसे पहला उल्लेख पाणिनिकृत अष्टाध्यायी में मिलता है। जो लिपि है उसका सबसे पहला उल्लेख पाणिनिकृत अष्टाध्यायी में मिलता है। अब जो है अगला प्रश्न है अपभ्रंश के नागर, उपनागर तथा ब्राह्मण भेद किसने किया। अभी हम
हम लोग कल चर्चा किए थे कि अपभ्रंश के 3 भेद होते हैं, नागर, उपनागर, ब्राह्मण। लेकिन ये प्रश्न बनाएगा कि इसको सर्वप्रथम किसने वर्गीकरण किया, इसकी सर्वप्रथम किसने चर्चा किया, तो उसका उत्तर होगा मार्कंडे ने। मार्कंडे ने सबसे पहले अपभ्रंश के नागर, उपनागर तथा ब्राह्मण को मतलब 3 भागों में, 3 श्रेणियों में इन्होंने बांटा। अगला है हिंदी भाषा को अमीर खुसरो ने क्या नाम दिया। हिंदी भाषा को अमीर खुसरो ने क्या नाम दिया। अमीर खुसरो पे देखिए एक प्रश्न बनता है कि इनका जन्म कहाँ हुआ था, तो पटियाली एटा जिला में हुआ था। अमीर खुसरो जो है इनकी पहेलियां और मुकरियां प्रसिद्ध हैं। तो इनका जो है हिंदी भाषा को इन्होंने क्या नाम दिया, तो इन्होंने हिंदी भाषा को हिंदवी या हिंदवी कहा है। अगला प्रश्न है प्राकृत प्रकाश के लेखक, जिसका उत्तर है बररुचि। प्राकृत प्रकाश के लेखक, जिसका उत्तर है बररुचि। प्राकृत प्रकाश के लेखक, जिसका जो है उत्तर है बररुचि। चलिए देख लीजिए 9वां प्रश्न था प्राकृत प्रकाश। प्राकृत प्रकाश के लेखक कौन है, बररुचि। ये जो है हमारा 9वां प्रश्न था, प्राकृत प्रकाश के लेखक बररुचि हैं। अब देखिए अगला है 10वां है। 10वां प्रश्न भी देख लीजिए, जबान ए हिंदवी। जबान ए हिंदवी, ये प्रश्न बनाता है कि जबान ए हिंदवी किसे कहते हैं। तो इसका सीधा सा उत्तर है कि भारत की संपूर्ण भाषाओं को मिलाकर जबान ए हिंदवी कहा जाता है। तो इसका उत्तर हो जाएगा भारत की संपूर्ण भाषाओं को, भारत की संपूर्ण भाषाओं को जबान ए हिंदवी कहा जाता है। तो भारत की संपूर्ण भाषाओं को जबान ए हिंदवी कहते हैं। 11वां प्रश्न देखिए, तुर्की, अरबी, हिंदवी। तुर्की, अरबी, हिंदवी भाषा जेती आय। भाषा जेती आय। तुर्की, अरबी, हिंदवी भाषा जेती आय, ये किसका कथन है, तो इसका उत्तर है जायसी का। ये जो है मलिक मोहम्मद जायसी का प्रसिद्ध कथन है। और इनके महाकाव्य का नाम तो आप लोग जानते ही हैं, पद्मावत बहुत ही महत्वपूर्ण महाकाव्य है मलिक मोहम्मद जायसी जी का, जो ठेठ अवधि में लिखा गया है, जबकि तुलसीदास जी का रामचरितमानस साहित्यिक अवधि में लिखा गया और इनका पद्मावत ठेठ अवधि में लिखा गया। अब अगला प्रश्न है, हिंदवी भाषा का उद्भव। हिंदवी भाषा का उद्भव। हिंदवी भाषा का उद्भव लगभग कब हुआ था, ये प्रश्न है। तो इसका सीधा सा उत्तर है 1000 ईस्वी में। हिंदवी भाषा का उद्भव का प्रारंभ वर्ष पूछेगा तो हम क्या बताएंगे, 1000 ईस्वी में हिंदवी भाषा का प्रारंभ या उद्भव हुआ था। संख्या की दृष्टि से, संख्या की दृष्टि से हिंदी का स्थान,
हिंदी का स्थान। अब यहाँ पहला, दूसरा, तीसरा, यहाँ जो है प्रश्न को स्पष्ट कर दिया जाए कि बोलने वालों की संख्या की दृष्टि से हिंदी का विश्व में कौन सा स्थान है। पहला स्थान है कि दूसरा स्थान है कि तीसरा है। तो ये देखिए पहला नहीं है, दूसरा भी नहीं है, तीसरा स्थान। बोलने वालों की संख्या की दृष्टि से हिंदी का पूरे विश्व में तीसरा स्थान है। अब प्रश्न उठता है पहला किसका है। ये मंदारिन का है जो चीन की एक भाषा है, दूसरा अंग्रेजी का है और तीसरा हिंदी का है। ये जो है इसको भी याद रखेंगे आप लोग। अगला प्रश्न है कोई कहानी ऐसी कहिए। कोई कहानी ऐसी कहिए, कोई कहानी जिसमें हिंदवी छुट और किसी बोली का पुट, और किसी बोली का पुट। ये महत्वपूर्ण कथन है। कोई कहानी ऐसी कहिए जिसमें हिंदवी छुट और किसी बोली का पुट। ये भी प्रश्न बार बार पूछता है, यह जो है किसका कथन है, कहां से लिया गया है। तो ये लिया गया है रानी केतकी की कहानी। रानी केतकी की कहानी से, जिसके लिखने वाले हैं इंसा अल्लाह खां। इंसा अल्लाह खां इसको लिखने वाले हैं। तो कोई कहानी ऐसी कही है जिसमें हिंदवी छुट और किसी बोली का पुट। ये जो कथन है रानी केतकी की कहानी से लिया गया है और इसके लिखने वाले हैं इंसा अल्लाह खां। अब हमारा अंतिम प्रश्न है आदिकाल की अधिकांश साहित्य। आदिकाल का अधिकांश साहित्य। आदिकाल का अधिकांश साहित्य। ये जो है यहाँ विकल्प है गुजरात, दूसरा है राजस्थान। प्रश्न स्पष्ट रूप से सुन लीजिए। तो ये राजस्थान में मिलता है आदिकाल का अधिकांश साहित्य। तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब अवश्य करें। बहुत बहुत धन्यवाद।